दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको कराया था रैंक कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज उसी में मैंने कहा था कि डबल रैंकिंग भी आ जाती है। डबल रैंकिंग का मतलब है कि दो बच्चों के एक जैसे नंबर आ गए, तीन के एक जैसे होते हैं, उनको रैंकिंग एक देनी पड़ेगी ना बेटा, तो डबल रैंकिंग वाला। तो आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं वो डबल रैंकिंग से। पेपर में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसका फॉर्मूला आ सकता है। क्वेश्चन भी करा रहा हूं, आएगा नहीं ये मुझे 100% पता है, लेकिन मैं करा रहा हूं आपको। चलिए तो हम लोग करने जा रहे हैं डबल रैंकिंग वाली बात। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, एग्जाम्पल्स 17.11 नजर आ रहा है बेटा। चलिए इसको हम करेंगे। कह रहे हैं इको के मार्क्स ये दे रखे हैं, स्टैट्स के मार्क्स ये दे रखे हैं, तो मतलब इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। तो पहले इनकी हम रैंकिंग देंगे। तो चलिए जी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं हम लोग, x भी लिख देते हैं और y भी लिख देते हैं। चलिए x लिख दिया, कितना है बेटा 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60। फिर y लिख दिया, y है 90, 75, 75, 65, 65, 50, 65। अपना ध्यान रखिए तबियत का बस, ठीक है। ये आपको x और y गिवन है। बताइए कोई दिक्कत किसी को बेटा? x भी गिवन है और y भी। अब यहां पे रैंक देना शुरू करते हैं। तो देखिए रैंक देते हैं, हम निकालेंगे रैंक ऑफ x। x को पहले रैंक देंगे, x को पहले। तो देखिए x में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 80, से 1 रैंक दे देंगे। उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, इसे 2 दे देंगे। उसके बाद इसे 3, उसके बाद इसको 4। लेकिन जब 5 देने की बारी आई तो हमारे सामने दो वैल्यू एक जैसी आ गई। देखो एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई। अब किसको 5 दे और किसको 6 दे? अब अगर मान लो पहले वाले को 5 देते हैं तो दूसरा वाला रोएगा, ऐसे कैसे, मैं भी तो बराबर ही हूं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर दो वैल्यू एक जैसी हैं तो उनका नंबर रैंक कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है ना बेटा, और अगला रैंक कौन सा आ रहा है, छठा आएगा ना भाई। 4 तक तो दे चुके हम लोग, तो अगली वैल्यू को 5वां रैंक, उससे अगली वैल्यू को 6x। तो हम क्या करेंगे, 5वीं वैल्यू और छठी वैल्यू को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जो रैंक दिया था वो 5वां और छठा है ना बेटा। जो भी रैंक दिया जा रहा था वो 5वां और छठा था। अगर 7 तक होता 5, 6, 7 को जोड़कर 3 से डिवाइड करते। अब डिवाइड करो कितना है ये, तो इसको भी देंगे 5.5, इसको भी देंगे 5.5। मेरी बात समझ में आई? जो सेम रैंक था उनको नंबर काउंटिंग करी और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दी ना उनकी हमने। अब कितने रैंक आ चुके हैं, 6 तक रैंक आ चुके हैं, तो अर्थात क्या होगा 7 रैंक। भाई 5वें और छठे नंबर की तो रैंकिंग वो दोनों एक जैसी वैल्यू थी, तो मैंने 5वें और छठे को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया, उनको आधा आधा रैंक दे दिया। चल भाई तू भी खुश हो जा और तू भी खुश हो जा। अब निकालेंगे रैंक ऑफ y, y को रैंक देंगे। पता y में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसको 1 दे दिया। उसके बाद
उरी बाबा 75, तो 75 दूसरे नंबर पे आ रहा है 75, तो दूसरा और तीसरे नंबर आ रहा है, तो दूसरा प्लस तीसरा डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, तो 3 रैंक दे दिया। अब चौथा रैंक देने की बारी, तो चौथे नंबर पे ये भी है, पांचवें और छठे, तो चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर डिवाइड बाय 3 कितना आया, 5 आया ना, ठीक है। आप क्या करोगे, 6 रैंक हो गए, इसको क्या दोगे, क्या बताओ, आपको रैंक देना आ गया बेटा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट था, रैंक देना आना चाहिए आपको। 2 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड, 3 वैल्यू है तो 3 से डिवाइड। आप निकालेंगे डी, डी क्या होता है बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, दोनों का डिफरेंस, देखो एक में से एक गया 0, ये बचा 1.5, 2, ये 0.5, ये आप निकालो डी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये 9, ये 4, ये 0.25, ये 5, ये 4, चलो सबको जोड़ लो डी स्क्वायर को, डी स्क्वायर को आप जोड़ लीजिए, $24.5 सही टोटल किया है, ये तो कुछ और आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ओ 25 आएगा ये, सॉरी कितना आ गया 14.5, ठीक है भाई, वो गलती से 5 है गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। तो ये डबल रैंकिंग दे ली मैंने, ये डबल रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। अब आपको निकालना है डबल रैंकिंग वाले क्वेश्चन में, समझ में आ रैंक कैसे देते हैं बेटा, अब बेटा इसका निकालना है आंसर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रैंक कोएफिशिएंट का 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी जे की क्यूब माइनस टी जे अपॉन में 12 और पूरे डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1, ये छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर छोटा सा है ये 1 है, बड़ा सा बना लिया है, 1 माइनस 1 में से माइनस होता सब ये। अब इसमें से यही चीज तो नहीं है आपके लिए, बस भाई यही तो चीज नहीं है ना, इसी को निकालना सिखाया था मैं, कैसे निकालते हैं, टीजे की पावर क्यूब माइनस टीजे, डीजे का भाई टीजे है ये, टीजे की क्यूब माइनस टीजे। अब ये टीजे की क्यूब माइनस टीजे कैसे निकालते हैं, सोच समझ के जवाब दूंगा और आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर ये आपको निकालना आ गया तो क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, अगर ये आपको निकालना आ गया तो, ठीक है, टीजे की पावर 3 माइनस टीजे, ठीक है जी। तो निकालूं, पहले मैं निकाल रहा हूं यही समेशन टीजे की क्यूब माइनस टीजे अपॉन में 12, ये निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब ये टीजे की क्यूब क्या होता है, ये टीजे क्या होता है,
ये टीजे क्या होता है, आप क्वेश्चन में जाइए जरा वापस से, जहां आपने सॉल्यूशन किया है, समझिएगा। ये बताइए रैंक एक्स में कितनी ऐसी वैल्यू है जिन्हें आपने एक जैसा रैंक दिया है? दो वैल्यू है। दो वैल्यू है बेटा, कितनी वैल्यू है? दो। रैंक एक्स में कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू जिन्हें एक दिया है। रैंक वाई में कितनी ऐसी वैल्यू है जिन्हें आपने एक जैसा रैंक दिया है? सर दो वैल्यू तो ये थी और तीन वैल्यू ये थी ना भाई। पहले वाले में दो वैल्यू को रैंक एक जैसा दिया, दूसरे वाले में दो को एक जैसा और तीन को एक जैसा। मेरी बात सुना? तो कितनी बार डबल रैंक दिया है? तीन बार दिया है। आर एक्स में एक बार डबल रैंक दिया है और आर वाई में दो बार दिया, नहीं दिया? देखो ना, आर एक्स में आपने केवल एक बार डबल रैंक दिया और आई वाई में इनको डबल रैंक और इनको, तो दो वैल्यू को डबल रैंक दिया ना, तो इसका मतलब तीन बार आपने डबल रैंक दिया। कितनी बार दिया आपने? तीन बार डबल रैंक दिया है। अब टीजे क्या कहता है? टीजे कहता है आर एक्स में कितनी वैल्यू को डबल रैंक दिया था? एक वैल्यू को कितनी बार? तो लिखेंगे दो की क्यूब माइनस दो। बात समझ में आई? अब आर वाई में कितनी वैल्यू को डबल रैंक दिया है? सर दो बार दिया है, एक बार दो वैल्यू को, एक बार दो वैल्यू को, तो दो की क्यूब, और एक बार। बात समझ में आई? जितनी वैल्यू को रैंक दिया जाता है उतने की क्यूब होता है, उतने की क्यूब होता है, डिवाइड बाय 12। जैसे दोबारा समझ लो, रैंक एक्स में दो ही वैल्यू को तो डबल रैंक था, तो दो की क्यूब, दो की क्यूब। रैंक वाई में दो वैल्यू को डबल रैंक था और एक बार तीन वैल्यू, तो दो वैल्यू को एक बार और, तो जितनी बार रैंक दिया जाता है उतने की क्यूब माइनस थ्री हो जाता है, उतने की क्यूब माइनस थ्री होता है। तो सॉल्व करो, कितना है? दो की क्यूब कितना होता है? 8 माइनस दो 6, दो की क्यूब माइनस दो 6, तीन की क्यूब माइनस तीन कितना होता है? 27 माइनस 3 डिवाइड बाय 12 कितना है? 36 डिवाइड बाय 12 कितना है? क्या ये तीन सॉल्व नहीं कर रखा इन लोगों ने? तो जितनी वैल्यू को डबल रैंक दिया गया उतने की पावर क्यूब माइनस वही वैल्यू। जब पहले में दो वैल्यू को, दूसरे में दो वैल्यू को, लेकिन तीसरे में तीन वैल्यू को दिया गया। चलो इसको उतार लो। इतना सबसे कठिन बात यही थी इसमें, डिफिकल्ट बात यही थी कि कितनी वैल्यू को आपने रैंक दिया है, कितनी वैल्यू को आपने रैंक दिया डबल, उतनी की पावर क्यूब माइनस वो। ठीक है? अरे बोलो यस और नो। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड, बट प्रैक्टिकली एग्जाम में नहीं आता ये एक नंबर में। लेकिन इसका फॉर्मूला आ सकता है टीचे वाला कि डबल रैंक का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे एक गुड न्यूज आपके नहीं आई है कि अब एग्जाम 3 बार होंगे साल में सीए के। कल ही ये न्यूज आई है, अब पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है पूरे। जबकि ये राजीव खंडेलवाल जी जो हैं आईसीआई के मेंबर हैं, तो उम्मीद है कि इनकी न्यूज कंफर्म होती है। एग्जाम पोस्टपोन के बारे में तो अभी कुछ न्यूज नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये न्यूज आई है कि साल में 3 बार हो करेंगे सीए फाउंडेशन का पेपर। इंटरमीडिएट भी 3 बार हो करेंगे, हर 4 महीने बाद पेपर हो करेंगे। अब देखो डिफिकल्ट ये हो जाएगा, कोर्स बड़ा है, तो रिपीटर पहले सोच ले, फ्रेश बच्चे की बात सोचेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि, लेकिन हाँ फायदा हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया।
मतलब जो बच्चे बेचारे फेल होके दुख मनाते थे कि 6 महीने, अब वो कहे कोई बात नहीं, क्योंकि 1 महीने तो रिजल्ट आने में लगेगी, हर 2 महीना 3 महीना पेपर देता रहेगा वो। लेकिन कोर्स कंटेंट भारी पड़ेगा आपको। आप सोच के देखो, 4 महीने में अगर पेपर होंगे तो 3 महीने में टीचर को कोर्स पूरा कराना पड़ेगा। अब कोर्स रिड्यूस नहीं करेंगे तो मुसीबत आ जाएगी आपके लिए, और रिड्यूस नहीं किया तो मेरे हिसाब से कोर्स रिड्यूस नहीं करना चाहिए, रिड्यूस नहीं करना चाहिए। मैं इस फेवर में कि कोर्स रिड्यूस ना करें। कोर्स कम कर देंगे तो फिर आप तैयारी करनी आसान हो जाएगी आपके लिए। है वो हो सकता है पासिंग क्राइटेरिया बढ़ा दें, 50 नंबर कर दें पासिंग के लिए 40 की जगह, कुछ भी कर सकते हैं वो। चलिए फिलहाल ये आया बेटा, अब इसकी वैल्यू निकालो। ये आ गया, सबने निकाल लिया बेटा, उतार लिया ये। अब हमारा पूरा फॉर्मूला क्या था, ऊपर दिख रहा है ना आपका पूरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देखो, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आया था 44.50 आया था डी स्क्वायर, और इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आया था 3, यहां 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय n कितने थे 7 नंबर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 ये कितना आ गया 47.50 डिवाइड बाय 7 इंटू 49 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 47.50 नीचे 7 इंटू 48। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है टोटल। मैं तो कहूँ कि 4 बार हो जाए एग्जाम साल में, 0.85 लगभग, तो 0.15 आ रहा है। मैं तो साल में 4 बार होने चाहिए एग्जाम, ये 2 बार में टाइम बहुत 6 महीने लगते हैं। नहीं फिर उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी। भाई साहब आप मुझे कहो ना 6 महीना कोर्स में 3 महीने में करा दूंगा, ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, ड्यूरेशन बढ़ा देनी है बस, आराम आराम से करा के 2 की या 3 घंटे कर दूंगा। लेकिन क्या करें, अब आईसीआई ने कहा है 3 बार होंगे तो होंगे, हैं? नहीं ये इसलिए किया गया ना, बच्चों ने कहा था कि सर इतना लंबा टाइम बहुत है, 6 महीने बहुत ज्यादा है, इसको कम करा जाए। ठीक है चलिए 0.15 आया, आ गया। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अब हमारा ये रैंक कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। स्पेयरमैन का मैंने डबल रैंक वाला भी करा दिया, सिंगल रैंक वाला करा दिया था, और जो छोटे क्वेश्चन थे वो भी करा दिए थे। अब बेटा आपका अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तैयार हो जाइए उस कॉन्सेप्ट के लिए। अगला मेथड है कॉन्करेंट मेथड। बेटा बंद कर दो पंखा, चाहे ठंड लग रही है तो, लगता है पता नहीं क्या खा के आए। कॉन्करेंट डिविजन मेथड, कॉन्करेंट डिविजन मेथड, कॉन्करेंट डिविजन मेथड। देखिए कॉन्करेंट डिविजन मेथड भी कोरिलेशन को निकालने का एक मेथड होता है। अब ये क्या होता है इसको समझिए।
अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले कुछ, फिर आपको बताता हूं क्या होता है ये कॉन्करेंट डिविजन मेथड। देखिए कॉन्करेंट डिविजन मेथड क्या होता है, सुनिए। आपने देखा होगा और बहुत बार महसूस भी किया होगा कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं और दो तरह के बच्चे होते हैं। अब दो तरह के पेरेंट्स कौन से और दो तरह के बच्चे कौन से, मैं बताता हूं। एक वो पेरेंट्स जिनके बच्चे के 95% नंबर आए तब भी वो खुश नहीं हो रहे होते। क्या कह रहे होते हैं, बस 95% लाया, वो देख वर्मा जी का बेटा तो 98 लाया है, मेरा नाक कटा दी, मेरा नाम बदनाम करवा दिया। नहीं ऐसे बोलते, आस पड़ोस में देखा होगा कुछ लोग बच्चे तो रो रहे होते हैं, अब यार 95 ही आए, 95 ही आए। ऐसे नहीं बच्चे होते, इतने नंबर लाने के बाद भी रो रहे होते हैं। और एक वो बच्चे जो 40% लाते हैं, उनके घर वाले कहते हैं अरे पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ बात, 40% लाने के बाद क्या होते हैं घर वाले, अरे बेटा पास हो गया, बहुत बड़ी बात है, ढोल बजवा दे पूरे मोहल्ले में, ऐसे बोलते ना। एक 95 लाने के बाद भी गाली बक रहे होते हैं अपने बच्चे को, एक 40% ला के भी क्या कहते हैं, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, पास तो हो गया, क्या रखा है नंबरों में, ऐसे बोलते नहीं। आपने देखा प्रैक्टिकल है ना। अब कॉन्करेंट डिविजन मेथड भी ये कहता है कि इसके अंदर हम कोरिलेशन निकालते हैं। देखिए कोरिलेशन कितना आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, इस बात से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि कितना आया, इसमें मैग्नीट्यूड को ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब वैल्यू को ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उनके साइन को देखा जाता है कि पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव है। दैट्स ऑल। मेरी बात सुने, तो इसमें लिखिए, देखिए दिस मैथड इज सुटेबल, दिस मैथड इज सुटेबल, दिस मैथड is suitable when we are not serious the magnitude of the variable। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी वैल्यू से है, उनकी वैल्यू। बस आपको ये देखना है कि डायरेक्शन में साइन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव, इस बात को देखना है, बाकी कितना वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला RCD, रैंक रिलेशन कोएफिशिएंट प्लस माइनस रूट में 2c माइनस m अपॉन में m। c का मतलब क्या होता है, सम, हाँ CD कॉन्करेंट डिविजन प्लस साइन ऑफ डिविजन। सी का होता है प्लस साइन, एम का मतलब होता है n-1, जितने भी ईयर से उससे एक कम, m इक्वल टू n-1 प्लस साइन ऑफ डिविजन, प्लस साइन ऑफ डिविजन। ठीक है जी, ये आपका मेथड का फॉर्मूला होता है, किसका, कॉन्करेंट डिविजन का। किसका बेटा, कॉन्करेंट डिविजन का। पक्का, पहले बोलो यस और नो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं, एक बड़ा क्वेश्चन है, फिर जो एग्जाम में आते हैं वो वाले क्वेश्चन। सबने नोट कर लिया बेटा, चलिए। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, एक छोटा सा,
ये रहा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये ईयर दिया हुआ, ये प्राइस दिया हुआ, ये डिमांड दी हुई है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा वाला, बट मैं बता रहा हूं एग्जाम में इस टाइप का नहीं आएगा, छोटे कैसे आएगा बता दूंगा, लेकिन फिलहाल करा दे रहा हूं कि आपको एक नॉलेज के लिए। अब यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशिएंट कॉन्करेंट डिविएशन। अब इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे बेटा, ईयर, दूसरे में प्राइस, फिर यह लिखेंगे साइन ऑफ डिविएशन फ्रॉम द प्रीवियस, ये फिगर छोड़ दो, इसे ए पॉइंट ले सकते हो आप। फिर डिमांड लिखेंगे विद साइन डिविएशन फ्रॉम द प्रीवियस, बी, और यहां पे लिखेंगे ए इंटू बी, राइट। अब फिलहाल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है और नहीं, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है ना। ये क्वेश्चन से उतार लो आप लोग, पहले उतार लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है फटाफट से, बाकी सिर्फ ये उतारना है आपको, ये उतारना और ये उतारना है, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका कैसे करेंगे। क्वेश्चन उतारना केवल आपने, यानी कि सॉल्यूशन उतारने बैठ जाओ, मतलब केवल ये हाँ कॉलम तो ये बनेगा, ये उतारना है, ये उतारना है, ये उतारना है, बाकी ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। कॉलम तो पूरे बनेंगे बेटा, कॉलम तो पूरे ही बनेंगे ये। उतार लिया क्वेश्चंस। अब ये साइन कैसे आए मैं बताता हूं। देखिए इसमें मैंने बोला था मैग्नीट्यूड को ध्यान नहीं दिया जाता, केवल ये देखा था प्लस है या। देखिए पहले 1990 में कितने प्राइस थे, क्या इससे ऊपर कोई वैल्यू है, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहां पे नील। अब 25 के बाद प्राइस कितना हुआ, 28, बढ़ा या घटा, तो आ गया ना प्लस। 28 के बाद 30 प्लस, 30 के बाद 23, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ठीक है। अब डिमांड में आ जाओ, 35 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या आएगा, नील। फिर क्या हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, 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 ये सारे साइन आ गए। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है इस वाले कॉलम की इस वाले कॉलम से, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से, तो क्या साइन आएगा, पता ना मल्टीप्लाई करने आते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। यहां भी प्लस, यहां भी प्लस,
दोनों के लिए क्या आएगा प्लस, यहां माइनस यहां माइनस, दोनों में लेके आएगा प्लस, प्लस माइनस 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 माइनस। अब बताओ प्लस के कितने साइन हैं, तो C बराबर हो गया 2। जितने भी प्लस के साइन होते हैं उनको जोड़ के C आ जाता है, तो C 2 आ गया बेटा, उतार लो इसको पूरा। जितने भी प्लस के साइन हैं उन सबको जोड़ करके C आ जाता है, आपका C की वैल्यू आ जाती है, राइट। क्लास 9 बजे है दोस्त। अच्छा मंदिर गए थे, शिवरात्रि की शुभकामनाएं लेने कि चलो भगवान मुझे पास करा दे। तो C की वैल्यू आ गई बेटा, तो C कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको पता है कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, क्या था भाई, RCD बराबर प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2C माइनस M अपॉन में M, यही था बेटा। तो C तो मेरा 2 आ गया, M क्या होगा, M कितने साल थे बेटा, ये 7 थे 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल थे। तो अगर M कैसे निकालते हैं, N-1, तो 8 माइनस M कितना हो जाएगा, C 7 आ जाएगा बेटा। मैंने कहा जितने भी हैं उससे एक कम कर लो, 7 आ गया। अब वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2 इंटू C कितना है 2, M कितना है 7 अपॉन में कितना 7, यही है भाई। इसको सॉल्व करो, कितना आया, कितना आया -3/7, यही तो बचा। अगर यहां पे माइनस का साइन आया तो बाहर भी क्या आएगा माइनस, अगर प्लस तो प्लस, तो आंसर आ जाएगा -√3/7, दैट्स योर आंसर। ना ना, रूट माइनस में सॉल्व कहाँ होता है, ये देखो डिवाइड कर रखा है इन्होंने, बस रूट निकाल रखा है इन्होंने भी। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 3 को डिवाइड करो रूट निकाल दो बस। तो याद रखना जो साइन अंदर आएगा वही साइन बाहर भी होता है। तो आंसर आ गया इसका माइनस कितना 0.65। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, इसके छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे वो अभी कराते हैं हम लोग। हाँ जी हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े बेटा। प्लस के कितने साइन हैं, देखो 1 प्लस 2 प्लस, दैट इज C2। जितने भी प्लस के साइन होंगे उन सबको जोड़ करके C आ जाएगा। अगर 4 होते प्लस का तो C4 आता। अब पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 सेट बी का 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन कितने हो गए 10। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब सी कितने हो गए 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? फॉर्मूला क्या था आर सी डी बराबर प्लस माइनस रूट 2c माइनस एम अपॉन एम, यही था बेटा। प्लस माइनस सी 4, एम कितना हुआ जितना भी उससे कम कितना 9 अपॉन में 9। तो 8 माइनस 9 माइनस का एक बचा माइनस 1। 9 का रूट कितना होता है 3। तो आंसर कितना आ गया -1/3। हाँ जी हो गया जी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन ऑफ पी पेयर्स, मतलब एन बराबर है ना पी पेयर्स दे रखे हैं और कोएफिशिएंट डेविएशन कितना का है ये, मतलब आर सी डी की वैल्यू है 1/√3। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, मतलब सी बराबर है 6, देन वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू पूछी इन्होंने। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, आर सी डी बराबर प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम, यही है। अब कॉन्करेंट डेविएशन में आर सी डी कितना देखा है, ये देखा है 1/√3, तो यहां पे लिख देंगे 1/√3 बराबर प्लस माइनस, प्लस में तो प्लस ही अंदर इसको रूट 2 इंटू सी कितना दिया हुआ है 6, यही है ना बेटा, यही तो है। और m क्या होता था n-1, n कितना है, ये हो जाएगा p-1 अपॉन में p-1। अब जैसी ये कैलकुलेशन आई तो मेरे बच्चे परेशान हो गए, इसे कैसे सॉल्व होगा भाई, ये कैसे सॉल्व होगा भाई। इसके दो तरीके हैं, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग करो कितना आ जाएगा रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 माइनस पी प्लस 1 अपॉन में पी माइनस, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा p-1 इक्वल टू 12 और 1 13, 13 3 39 माइनस पी, ठीक है। पी कितना हो गया 2p, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ है भाई, साइन का गड़बड़ है, कैसी बातें कर रहा हूं। हाँ जी है बेटा,
ये देखो गड़बड़ क्या हुई है बताओ, ये स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, ये 12 माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 ये आएगा। तो 1/3 12 1 13, 13 माइनस पी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 39 माइनस 3p इक्वल टू p माइनस 1, तो 40 इक्वल टू 4p, p इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां पर p की वैल्यू 10 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या ऑप्शन से आप पुट करके देखते हैं p की वैल्यू, फिर किससे 1/√3 वही हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपका p की वैल्यू 10 आ गई। आपका ये वाला मेथड भी कंप्लीट हो गया। जब तक सर करते तो सब क्वेश्चन बनते रहते हैं, खुद करते तो नहीं होते। हाँ जी हो गया पक्का। किसी को कोई दिक्कत बेटा? पुष्कर आर्यन जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमने 3 मेथड कर दिए किसके, कोरिलेशन निकालने के। अब आता है सबसे खतरनाक मेथड, जिसके बारे में अफवाहें कि ये बारूद से खतरनाक मेथड है। ठीक है, AK-47 की तरह से। ठीक है, अगला मेथड है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आता है सबसे खतरनाक, कार्ल, इसका नाम ही ऐसा है, कार्ल पियर्सन मेथड। क्या है? कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन। अब इसके बाद देखिए, इट इज द बेस्ट मेथड, मतलब कोरिलेशन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है ये। इट इज suitable only when related variable are linear। ये तब सुटेबल है जब जो रिलेटेड वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो लीनियर। क्या होना चाहिए बेटा? लीनियर होंगे तभी ये मेथड सुटेबल। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन होगी उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 1 मतलब जैसे x बराबर y दिया हो तो भी चलेगा, x बराबर 2y दिया हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर दिया हो x बराबर y² नहीं चलेगा, या x बराबर √y नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया ना। तो जिसमें स्क्वायर आ जाए वहां पे मेथड सुटेबल नहीं है। केवल x और y हो वहां पे सुटेबल होता है। कौन सा मेथड? कार्ल पियर्सन मेथड। कौन सा बेटा? कार्ल पियर्सन मेथड।
आगे बढ़ जाए बेटा, लिख लिया हो तो चलो। इस मेथड की कहानियां बहुत सारी हैं, इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं। फॉर्मूला पहला, इफ कोवेरियंस, COV कोवेरियंस XY गिवन, अगर कोवेरियंस XY गिवन हो क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस XY गिवन हो, कोवेरियंस XY गिवन हो, तो R निकालते कैसे हैं? कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय SD ऑफ X इंटू, ये SD का साइन है, ये जो साइन किसका है बेटा? SD का, बताया था इससे पहले चैप्टर में आपको, ये SD के साइन होते हैं। 14 चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें बताया था SD के साइन होते हैं। 15 तारीख को आपका फिर टेस्ट है, इसमें चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 4 और इंडेक्स नंबर, ये जितना हो जाएगा, अब हो गया तब तक तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आधा तो हो ही जाएगा तब तक। आज 7 तारीख तो है, 8 तारीख, कुछ तो हो ही जाएगा। आज तो शिव जी भी आपके साथ है। चलिए, अगर मान लो कोवेरियंस निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे कोवेरियंस? समेशन XY की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय N माइनस मीन ऑफ X इंटू मीन ऑफ Y। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। ये SD होता है, SD। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है जी? नहीं जी? हाँ जी। ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए, ओनली 72 करोड़ ओनली। सही कह रहा है भाई तू। डन 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 डन, लिख लिया सबने? चलो करें आगे। अब सर क्वेश्चन कैसा आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, ये दिख रहा है आपको? इफ टू वेरिएबल X एंड Y कोवेरियंस X एंड Y, दे दिया ना? क्या दे दिया? कोवेरियंस XY कितना दे दिया? कोवेरियंस कितना दे दिया? 40। नहीं, कोवेरियंस वेरियंस, हाँ 40 दे दिया। फिर कह दिया वेरियंस ऑफ X, वेरियंस ऑफ X क्या होता है? SD का स्क्वायर, कितना दे दिया? 16। वेरियंस ऑफ Y कितना दे दिया? 256। अगर वेरियंस इतना है तो SD कितना होगा बताओ? SD कितना होगा? रूट निकाल देंगे ना, ये SD ऑफ Y कितना होगा? 16। अब हमारा R का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस XY अपॉन में SDX अपॉन SD ऑफ Y। तो कोवेरियंस कितना है? 40, SD ऑफ X 4, SD ऑफ Y 16, 4 से काटा 10, 10/16 कितना आ रहा है? डिवाइड करना, ये आंसर आ गया 0.625।
0.625। एक दो क्वेश्चन देता हूं, ऐसे ही आप करना है। ऐसी क्वेश्चन आते लिखे हुए एग्जाम में कि कोवेरियंस इतना दिया हुआ है, एस डी इतना दिया हुआ है, एस डी वाई इतना निकालो आर की वैल्यू। हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन, इफ कोवेरियंस एक्स वाई 60, वेरियंस ऑफ एक्स 400, एस डी ऑफ वाई 50। चलो आर निकालो, आर निकालो। आर का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। ये तो है 60 एस डी ऑफ एक्स। अगर वेरियंस 400 है तो एस डी कितना होगा 20, एस डी ऑफ वाई 50। आर निकालो कितना है 0.0। हाँ जी हो गया या नहीं? हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। अच्छा जी, कुछ काम की बातें बताता हूं आपको। कुछ काम की बातें, आपको पता है कि हमें पता है आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो कोवेरियंस एक्स वाई 40 है, ठीक है 40 है, तो एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई कितना होना चाहिए? इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए भाई? फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू अपॉन में एस डी ऑफ एक्स, ये होता है ना। और आर कितना हो चाहिए मैक्सिमम भाई 1 होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं ये 40 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए बताओ? कम से कम 40 या उससे ज्यादा, कम नहीं होनी चाहिए ना। अगर यहां पे 30 लिखूंगा तो एक से ज्यादा आंसर आ जाएगा। इसके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? कम से कम 40 या 40 से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर वेरिएंस हो उन दोनों के रहे। अगर मैं कहता हूं कोवेरियंस एक्स वाई 15 है
तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? 15 या 15 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यही ना? अब आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा सा इधर ध्यान दो। यहां पे क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कोवेरियंस कितना है? 15, व्हाट रिस्ट्रिक्शन शुड बी पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ एक्स एंड वाई, कि एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई के बारे में क्या बात होनी चाहिए अगर कोवेरियंस 15 है? तो मैंने क्या बोला था? एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 या 15 से ज्यादा, तभी तो 1 या 1 से कम आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डाइवेशन शुड बी मोर देन 15, यही तो क्या चाह रहा है? तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं काम जाएगा, क्योंकि इससे कम रहोगे तो एक से ज्यादा आंसर आ जाएगा, और एक से ज्यादा आंसर कभी भी नहीं हो सकता आर का। आर का आंसर या तो एक या एक से कम, कम ज्यादा कभी होता ही नहीं है। चलो सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन करें बेटा, थर्ड। इफ द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। वेरियंस ऑफ वन वेरिएबल, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स कितना रखा है? 16। तो आपको निकालना है वेरियंस ऑफ वाई, ये निकालना है आपको, ठीक है भाई? अगर वेरियंस इतना तो एसडी कितना होगा? 4 होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस डी एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई, यही तो होता है। और ये कभी भी एक से ज्यादा या तो एक या एक से कम होना चाहिए भाई साहब। अगर कोवेरियंस मैंने यहां पे रख दिया कितना? 20, और 4 यहां लिख दिया, तो कितना आएगा? इसका मतलब एस डी ऑफ वाई कितना होना चाहिए? सर एस डी ऑफ वाई या तो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, और वेरियंस क्या हो गया? 25 या 25 से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों क्वेश्चन 2 बार खुद करो, 2 बार खुद करो। मुझे पता है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारी खोपड़ी कम चली है, क्योंकि थ्योरी चीजें कम समझ में आती तुम्हें। आपको पता होना चाहिए आंसर एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस ये याद रखना है कि आंसर एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? आंसर एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए।
हो गया बेटा, हो गया। अब इसमें आता है एक छोटी सी बात और आती है, एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जब वो कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो, तो इसका होता है आर का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? आर का स्क्वायर। जो भी आर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, वो आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ। अगला आता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। क्या आता है? नॉन डिटर्मिनेशन। इसका होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 में से आर स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? नॉन डिटर्मिनेशन। क्या आ जाएगा? नॉन। तो 1 माइनस आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? एक मिनट, क्वेश्चन का ये रहा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ये रहा, आर बराबर कितना है? क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ। तो क्या होगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.36, 0.64। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझ में बेटा? 0.64। ये क्या आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो वो देखना है। डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। हाँ जी, डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशंस। बोलिए, कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा फॉर्मूले पढ़े। अब हमारा वक्त हो गया रिवीजन क्लास का, मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का। हम कर रहे थे उसमें टीवीएम के प्रीवियस क्वेश्चन एन्युटी वाले। ठीक है, थोड़ा सा इसकी क्लास को यही फिनिश करते हैं। अब आगे हम लोग करेंगे बेटा टीवीएम का रिवीजन।